रीजनलिज्म। रीजनलिज्म जो है हम लोग पढ़ रहे थे, तो रीजनलिज्म के क्या क्या कॉजेज में थे? कॉजेज क्या है रीजनलिज्म के? सोशियो राइट, उसके बाद राइट राइट। अच्छा, इंडिया में कोई हमें केस स्टडी बताएंगे कि ज्योग्राफी या मान लीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे जो रीजनलिज्म है, राइट? ठीक है, क्या इशू है? अच्छा, कोई स्टेट के नाम याद है जो रीजनलिज्म के नाम पे बना हो? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना और पंजाब। पंजाब में जो खालिस्तान का मूवमेंट था, और नॉर्थ ईस्ट में असम में, और और कुछ? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, रीजनलिज्म का क्या इकोनॉमी के साथ भी कोई कनेक्शन है? जैसे कोई एग्जांपल क्या बोले हैं रीजनलिज्म का? और राइट, और कोई रीजन? कोई रीजनल मूवमेंट जो देश में चला हो, काफी पॉपुलर हुआ, रीजनल मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा सा और, जो भी मैटेरियलाइज भी हुआ, जो कि मान लीजिए इंप्लीमेंट भी हुआ। झारखंड मूवमेंट, झारखंड मूवमेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। झारखंड मूवमेंट भी एक एग्जाम्पल है, राइट? अच्छा, चलो नेक्स्ट बच्चे, इस रीजनलिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाता है? हाउ वी कैन टैकल दिस रीजनलिज्म? सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स है या क्या क्या हो सकता है? सजेशन, हाउ वी कैन कंट्रोल द रीजनलिज्म। ओके, रीजनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सजेशन है? जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखें, इफ वी एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशनल constitutional aspect or constitutional provision for integrations are certain constitutional provision like आर्टिकल 1 क्या कहता है बच्चा? इंडिया और भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी भारत में जो सभी जितने भी लोग हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट के जो फॉर्मूलाज है, जो पॉलिसी, उसको मानेंगे, और स्टेट को सेपरेट होने का राइट नहीं, सिकेशन होने का राइट नहीं है, राइट है? तो इससे इंटीग्रेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राइट? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है आपका 1961 में बना। कब बना था? 61, राइट? एंड इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986। ओके, इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986। अब देखो बच्चे, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब देश को यूनाइट करना, राइट? अब इंटीग्रेशन काउंसिल में कौन लोग आएंगे? प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन होगा, और सीएम ऑफ ऑल स्टेट, एंड जहां पर सीएम नहीं है, इन दैट प्लेस आइदर गवर्नर और एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जो है जनरली 6 मंथ पर मीटिंग होती है, 6 मंथ में या ईयर बाय 1 ईयर में 2 मीटिंग होनी है, लेकिन कभी कभी इसका फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाता है तो नहीं भी मीटिंग होता है। 2013 का एग्जांपल है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। हमारे देश में जो कम्युनलिज्म है वो एक बिगेस्ट थ्रेट है नेशनलिज्म के लिए। अगर हम कुछ चैलेंजेस को देखें, इफ वी एनालाइज द सर्टेन टाइप ऑफ चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड, सर्टेन टाइप ऑफ चैलेंजेस, अगर हम चैलेंजेस को देखें
तो भारत में क्या क्या चैलेंजेस है इंटीग्रेशन से रिलेटेड? पहला तो कास्ट प्रॉब्लम, कास्ट का जो प्रॉब्लम है, कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, भारत में कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, एमपी में, यूपी, बिहार, एक रणवीर सेना नाम का ग्रुप है झारखंड बिहार में, अपर कास्ट होगा, ठीक है, नक्सलाइट आर्मी है, राइट है। फिर हम देखते हैं कि दलितों की सेना, पैंथर सेना, ऐसे कुछ कुछ आर्मीज है, प्राइवेट आर्मी का, ये कास्ट में वायलेंस होते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, राइट, तो ये भी एक चैलेंज है। देन कम्युनलिज्म, जैसे कम्युनलिज्म, दंगे वगैरह होना रिलीजन के नाम पे। मैं आपको मनमोहन सिंह जी का एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जिन्होंने कहा मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, राइट। सो communal clashes is the biggest threat for national integration, right? So communalism, दंगे फसाद होना रिलीजन के नाम पे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑलराइट, माइक तो आने दिया बताना था नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, राइट। एंड देन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम कम्युनलिज्म व्हाट वी सी सेकेशनिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, खालिस्तान का एग्जाम्पल है, नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है, नागालैंड हो, चाहे इवन आपका और भी दूसरे राज्यों में जो मूवमेंट हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल है। सो सेपरेटिस्ट मूवमेंट इज अनदर एग्जाम्पल या अनदर चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय द कंट्री एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हैज टू एड्रेस दैट इशू। देन लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज, आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट, राइट, बिकॉज आंध्र प्रदेश में तेलुगु को लेकर के जो है डिमांड हो रहा था आज़ादी के बाद ही, और भारत सरकार ने कुछ कमिटीज भी अपॉइंट किए थे कि इंटीग्रेशन हो रहा है तो लैंग्वेज का फॉर्मूला, ट्राइब फॉर्मूला, ट्राइब स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो सबको अकोमोडेट करे, इसीलिए ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है। सो लैंग्वेज के नाम पर भी हम देखते हैं कि चैलेंजेस वगैरह हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंड अगेन कमिंग टू रीजनलिज्म इज ऑल्सो थ्रेट, नॉर्थ का साउथ के साथ एलिनेशन, महाराष्ट्र का बंगाल के साथ। सो रीजनलिज्म, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म, कास्ट प्रॉब्लम एंड एबव ऑल पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। कहीं भी आज अगर नक्सल की समस्या देखी जाए या दंगे फसाद की समस्या देखी जाए, उसका कहीं न कहीं इकोनॉमिकल एंगल भी होता है। अगर एजुकेशन पॉलिसी बेहतर हो सरकार का, जो सभी को इंटीग्रेट करे, वैल्यू बेस हो, एथिकल बेस हो, तो ऑब्वियसली जो इंटीग्रेशन के लिए चैलेंजेज है वो कम होगा। तो इंटीग्रेशन के लिए चैलेंजेज है, इससे रीजनलिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एक टूल है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे भी इंटीग्रेशन हो सकता है, रीजनलिज्म कम हो सकता है। नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 263 आर्टिकल 263 क्या है ये? इंटर स्टेट काउंसिल, ओके, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, राइट। इंटर स्टेट काउंसिल एक बॉडी है, इंटर स्टेट काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 1990 में फर्स्ट टाइम बना है। ऑल्दो इट इज मेंशन इन आर्टिकल 263, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ये आर्टिकल में है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है फर्स्ट टाइम इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। आप जानते ही हैं सरकारिया कमीशन क्यों अपॉइंट हुआ था? सेंटर स्टेट के रिलेशन को स्टडी करने के लिए, राइट। सो इंटर स्टेट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इंटर स्टेट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1990, राइट। प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्राइम मिनिस्टर इसमें मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन, एंड सीएम एंड गवर्नर कैन पार्टिसिपेट। इनका क्या काम है? जो कॉमन इश्यूज है, बाउंड्री रिलेटेड हैं, स्टेट के बीच का मुद्दा है, इन सब चीजों को डील करना है, राइट है। सो आप कह सकते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल इज अ गुड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कैन प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए ये चीजें आपका बेहतर है। दूसरा हम देखते हैं एक और बॉडी है जो
जोनल काउंसिल होता है। क्या होता है? जोनल काउंसिल। ओके, जोनल काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 1956 में इसको कंप्राइज किया गया, इसको फॉर्म किया गया। जोनल काउंसिल भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया। आप जानते ही होंगे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन। और उस जोन से जो रिलेटेड स्टेट्स है उसके जो कॉमन डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, बायलैटरल इश्यूज हैं, ये सभी मुद्दों को ये लुकआउट करता है। राइट? इसको कौन प्रिसाइड करेगा? इसको होम मिनिस्टर प्रिसाइड करता है। राइट? दिस इज प्रिसाइडेड बाय द होम मिनिस्टर। सो जोनल काउंसिल इज ऑल्सो अ गुड टूल। जोनल काउंसिल जो है एक ऐसे भी एक टूल है जहां से हम ये देख सकते हैं कि देश का इंटीग्रेशन संभव है, देश का यूनिफिकेशन संभव है, अगर इस पर अच्छी तरीके से काम किया जाए तो। राइट? सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जोनल काउंसिल एंड द इंटर स्टेट काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल टूल। भारत में 1956 से ये काम कर रहा है। राइट? इसकी कुछ मीटिंग्स अभी 2023 में भी हुआ था ईस्टर्न जोन की, जहां पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह एक साथ सिटिंग किए थे और कुछ कॉमन इश्यूज को डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस क्या है? गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस एंड सीएम कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर का और गवर्नर का कॉन्फ्रेंस होता है। राइट? चीफ मिनिस्टर स्टेट का हेड है, गवर्नर भी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनली हेड है, और एग्जीक्यूटिव वाइज चीफ मिनिस्टर। सो इनकी जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उस वक्त जो कॉमन इश्यूज होता है आपका स्टेट का या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या मान लीजिए कुछ और भी जो इश्यूज हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। राइट? इसी तरह अगर हम देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक वाटर कमीशन होता है, वाटर कमीशन। राइट? 1956 में वाटर कमीशन से रिलेटेड पार्लियामेंट ने एक बॉडी बना दिया कि इंटर स्टेट वाटर कमीशन बैठेगा, जो आर्टिकल 262 में डील है। मान लीजिए कुछ राज्यों में पानी की समस्या है, वाटर शेयरिंग को लेके, इरिगेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो इस वाटर शेयरिंग के इश्यूज को या वाटर शेयरिंग से रिलेटेड आइटम को जो है हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडीज के थ्रू इस बॉडी के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। ये जो कमीशन बैठता है, जैसे कावेरी वाटर, या मान लीजिए आपका सतलज यमुना लिंक कनाल, ऐसे जो बॉडीज बनाए जाते हैं जो ट्राइब्यूनल के नाम से जाना जाता है, तो ये ट्राइब्यूनल भी वाटर से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं, जिससे राज्यों के बीच में जो रिलेशंस है उसको बेहतर बनाया जाए। बेसिकली जो इंटीग्रेशन, या मान लीजिए आप जो समस्या की डिस्कशन हो रहा है रीजनलिज्म का, उसमें राज्यों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, द स्टेट इशू इज द प्रायोरिटी। सम स्टेट हैव अ बॉर्डर इशू, सम स्टेट हैव अ वाटर शेयरिंग इशू, सम स्टेट, अभी रिसेंटली आई टोल्ड यू द Assam and Meghalaya, there is a question of border dispute. Some people has been killed. Similarly, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था कि महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट होगा, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट होगा। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशन जिसके थ्रू रीजनलिज्म को कम किया सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम अदर सजेशन लाइक डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन एंड कम्युनिकेशन, development of communication and transportation, communication, transportation, mean of communication have to be developed, right? Mean of communication have to be developed, right? You will see in recent years, the government, Honorable Prime Minister ji has emphasized on ट्रेन प्रोजेक्ट, रेलवेज, रोडवेज, एक्सप्रेसवेज, वंदे भारत प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, देश को नॉर्थ के साथ जोड़ना, साउथ के साथ जोड़ना, ईस्ट के साथ वेस्ट को जोड़ना। सो जितना ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, उतना बेहतर आपके देश में रीजनलिज्म के इश्यूज जो है कम होंगे। असम में ब्रिज बनाया जा रहा है, ट्रेन कश्मीर तक जा रही है, कन्याकुमारी तक जोड़ रहे हैं, नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है। सो कम्युनिकेशन
mean of communication and transportation certainly reduce the feeling of regionalism. It increase integration process in India, right? Then education. In education, ethical value must be included. Ethical value and the uniform pattern of syllabus. जो एग्जाम का सिलेबस है, चाहे हाई स्कूल का हो, ग्रेजुएशन का हो, पीजी का हो, सिलेबस कॉमन होना चाहिए और कुछ नेशनलिस्टिक पॉइंट उसमें ऐड होना चाहिए, जिससे एक एजुकेशन से लोगों को एजुकेट किया जाएगा. बिकॉज एजुकेशन लोगों के माइंड को ब्रॉड करता है. जहां पर हायर एजुकेशन है वहां रीजनलिज्म की समस्याएं कम होती हैं. जहां पर लेस एजुकेशन है, आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल देखिए, लेस एजुकेशन है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म. क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन अच्छा होगा तो हम ब्रॉड माइंडेड होंगे, हमारा हार्ट ब्रॉड होगा, हम दूसरों को भी अकोमोडेट करेंगे. जैसे स्वामी विवेकानंद को आप याद कीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात को सुनिए, अरविंदो घोष की बात सुनिए. अरविंदो घोष तो नेशनलिज्म के साथ इंटरनेशनलिज्म को कनेक्ट करते थे, राइट? सो हमारे थॉट्स प्रोसेस में चेंज आता है. अगर हम ब्रॉड एजुकेटेड, इफ समवन इज हायर एजुकेटेड, दे हैव अ ब्रॉड पॉलिसी, they have a broad outlook regarding the particular region. They will look all the thing rationally and they will understand the problem of other region as well. So education is a mean that can reduce the problem of regionalism. Another important thing that you can add, that is a awareness among the people. Awareness among the people. पीपुल के बीच में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि देश एक है. पहले इंडिया, फर्स्ट अ नेशन, फर्स्ट अ कंट्री, देन अ रीजन, राइट? हमें देश के बारे में पहले सोचना है. हमें जो है लोगों को नेशन के बारे में सोचना चाहिए. नेशन फर्स्ट की जो फीलिंग है, आई के जगह वी का जो फीलिंग है, उसको प्रमोट करने की जरूरत है. One major area that need to work, election commission has to do some kind of suggestion or some kind of restriction to regional party. Growth of regional party को भी reduce किया जाए. Growth of regional political parties. रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रोथ है उसको रोकने की जरूरत है. इलेक्शन कमीशन को कुछ पैरामीटर बनाना चाहिए और जो रीजनल पार्टियां हैं उसके लिए कुछ नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करना चाहिए. एंड रीजनलिज्म शुड नॉट बी इशू. आज बहुत सारी पार्टियां रीजनल मुद्दों के आधार पर सरकारें चला रही हैं, राइट? अगर आप साउथ की पार्टी को देखो, नॉर्थ के कुछ पार्टी को देखो, तो अपने रीजन को ग्लोरीफाई करते हैं. चाहे वो पार्टी हरियाणा का हो, चाहे वो डीएमके पार्टी हो, तमिलनाडु का पार्टी हो. पॉलिटिकल पार्टी को रीजन बेस पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए. इलेक्शन कमीशन शुड पुट सर्टेन टाइप ऑफ नॉर्म रेगुलेशन दैट रीजनल पार्टी शुड नॉट इशू रीजन एज अ एजेंडा ऑफ पॉलिटिक्स. अगर आप रीजन की बात नहीं करेंगे, अगर रीजनल पार्टी का ग्रोथ नहीं होगा उस लाइन पे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां सिर्फ रीजन की बात करता है. जैसे महाराष्ट्र में एक पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी है. उनका एक ही एजेंडा होता है कि नॉर्थ इंडियन को, हिंदी स्पीकिंग पीपुल को टारगेट किया जाए, राइट? जैसे पंजाब में खालिस्तान का था कि हमें ग्रेटर पंजाब बना दो जी. डीएमके का एक समय में था कि हमको तमिलनाडु को जो है प्रेफरेंस दिया जाए, राइट? ऐसे कुछ पार्टियां हैं जो पार्टियां रीजनलिज्म के बेस पे ही बनी हुई हैं. उसका एजेंडा ब्रॉड नहीं है, वो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं. सो ऐसे रीजनल पार्टियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है. सच टाइप ऑफ रीजनल पार्टी मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. इफ इलेक्शन कमीशन पुट सर्टेन टाइप ऑफ गाइडलाइन to these political party, the idea of nationalism can be increased and idea of regionalism or parochialism can be reduced. So regional party is a agent that propagate the idea of regionalism. So we must check to the regional party. Okay? So ये सारी चीजें हम देखते हैं regionalism को कम करने के लिए है. And more important thing is that government must promote
equal development. I mean, government tried to emphasize on developmental issue to the backward state. भारत में एक टर्म होता है बीमारू स्टेट, आपने नाम पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स से, बीमारू, बिहार, एमपी, राजस्थान, उसके लिए टर्म यूज किया गया है बीमारू, बीमारू, राइट है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है, आंध्रा है, इसके लिए बीमारू टर्म इकोनॉमिक से बहुत है, मतलब उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। सो इस राज्यों में रीजनलिज्म का जो एजेंडा है बहुत ज़्यादा होता है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो लॉपसाइडेड ना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिफॉर्म हो। महाराष्ट्र में, गोवा में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, यही अगर आप यूपी चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, बिहार चले जाओ, पर कैपिटा इनकम कम है, राइट है, डेवलपमेंट कम है, फैक्ट्रीज कम है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कम है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो। सो गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एंश्योर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट मस्ट improve the infrastructural sector, government must improve communication, and government must set up the industrial unit in that state। जिससे क्या होगा कि वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, दूसरे स्टेट में जाएंगे भी नहीं, माइग्रेशन भी नहीं होगा, और उनको ये फीलिंग नहीं होगा अरे महाराष्ट्र तो बहुत डेवलपमेंट है, आज झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वो मुंबई या जम्मू कश्मीर क्यों आना चाहते हैं? वाई दे वॉन्ट टू कम जम्मू कश्मीर? इनको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, उनके लिए दुबई बना हुआ है ये, राइट है। तो इस वजह से अगर वहाँ इंडस्ट्री लग जाए, वहाँ सेटअप हो जाए, तो ये फीलिंग्स नहीं आएगी, राइट है। तो ये सारे सजेशन है जिससे हम रीजनलिज्म का जो एक तरह से एक होस्ट है, एक भूत है, उस रीजनलिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। रीजनलिज्म एक समस्या है देश के लिए। अगर आप रीजनलिज्म को सही से देखो तो एकेडमिक की बातें कर रहा हूँ, किताबी बातें हैं, रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे पार्टियों का जो सिस्टम है वो इसी के ऊपर बेस है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स में ये सब लिखेंगे। एंड प्लीज राइट 1 and 2 more point। A peaceful and constitutional method should be used। Please add extra 1 or 2 point। A peaceful and constitutional method। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हाउ टू कंट्रोल रीजनलिज्म, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हाउ टू कंट्रोल रीजनलिज्म। इस पॉइंट को 2-2 लाइन तो आप इलेबोरेट कर ही लोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट देयर आर द सर्टेन अदर पॉइंट ऑल्सो। लिखिए एक पॉइंट, अ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड, अ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड शुड बी यूज्ड टू सॉल्व already existing problem, which should set an example for a peaceful, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a peaceful and constitutional method should be used to solve already existing problem, which should set up an example, which should be a set up an example for resolving other issues। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चंडीगढ़ का मामला है, हरियाणा पंजाब क्लेम करता है, बॉर्डर के इश्यूज हैं, तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल सॉल्व करो। अभी मैंने कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर का इशू कहा, राइट। इसी तरह मेघालय असम का है, तो उसको कुछ इस तरह से हैंडसम तरीके से आप रिजॉल्व करो जिससे एक तरह से मैसेज है, राइट। मैंने इकोनॉमिकल एंगल, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ओके। मोरल एजुकेशन वी हैव ऑलरेडी, नेशनल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन वी हैव डिस्कस। एक पॉइंट और कर लो, ट्राई टू अचीव द इक्विटेबल डेवलपिंग। चलो ये पॉइंट भी हो गया, फिर भी थोड़ा सा इसको बढ़ा लिखिए। Promoting inclusive growth, promoting inclusive growth and try to achieve
try to achieve equitable development. This can be done by planning accordingly, involving all stakeholders, planning accordingly, involving all stakeholders with necessary check and balance. All stakeholder with necessary check and balances. Okay. Otherwise जो point है we have already discussed. So जो issue of regionalism, if government do all this thing, जैसे मैंने कहा आपका इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, राइट, देन गवर्नमेंट यूज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन. सो द इशू ऑफ रीजनलिज्म कैन बी रिजॉल्व. जो रीजनलिज्म का इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है. रीजनलिज्म के जो इश्यूज हैं वो रीजनलिज्म के इशू को आपका कम किया जा सकता है. ठीक है बच्चे, क्वेश्चन लिख लीजिए. हाँ, कुछ हद तक तो कम हुआ. आप 60s में देखो, 70s में देखो, दंगे फसाद ज़्यादा होते थे. अब उतना दंगा नहीं हो रहा है. आप देखेंगे ट्रेनों को रोका जाता था, ट्रेन रोक लेते थे, मार कुटाई हो रहा था. या आप डायरेक्ट देखें ना, खालिस्तान का मूवमेंट कम हो गया ना. हाँ, नक्सलिज्म भी है, नक्सलिज्म भी कम है, डेवलपमेंट. नक्सलिज्म अभी नक्सल के बड़े बड़े अटैक्स नहीं हो रहे. एक लूटर होता था, डकैत होता था, बीरप्पन, चंद स्मगलर, सैंडवुड स्मगलर, कर्नाटका तमिलनाडु में, राइट. ऐसे उस तरह की चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं. नक्सलिज्म भी बहुत कम हो गया है और रीजनल डिस्क्रिमिनेशन भी कम हुआ है. नॉर्थ ईस्ट में से ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं. आप 60s में देखो, 70 में देखो, बिहारी मजदूरों को मारा जाता था असम में, राइट. आउटसाइडर जो होता था उसके ऊपर अटैक होता था. कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज वर्स्ट अफेक्टेड. आप अभी भी देखोगे कम्युनल क्लासेस, अभी एथनिक क्लास ट्राइब में हो रहा, बोडो, कुकी, मैती में पहले हिंदी स्पीकिंग लोगों के साथ होता था. उल्फा पहले किडनैप करता था, रैंसम मनी मांगता था, बोलता था 6 बजे शाम को इतना पैसा देना है, अगर 7 बज गया गोली मार देते थे. ऐसी हालत थी वहाँ पे. तो उल्फा का इन्फ्लुएंस कम हुआ, बोडो वगैरह का इन्फ्लुएंस कम हुआ आसाम में. खालिस्तान का मूवमेंट तो चेक हो ही गया, राइट है. साथ में आज देखोगे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लोगों में इंटीग्रेशन आ रही है, यूनिटी की बात आ रही है. आज कश्मीर में भी देखो ट्राई कलर फ्लैगिंग हो रहा है. ठीक है, अब कुछ शरारती या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट अभी भी है जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, बट उसके बाद भी कम हुआ है. जो ओवर द ईयर द आइडिया ऑफ रीजनलिज्म है. लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज के नाम पे कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं सुनी होगी, लेकिन आप जानते हैं 56-70 में दंगे हुए थे तेलुगु तमिल को लेके, तब जाके आंध्र प्रदेश स्टेट बना था. झारखंड को लेके लड़ाई हुई है, 2000 की बात है. ट्राइबल्स के ऊपर अटैक किया गया, गोली मार दिया गया बड़े सारे ट्राइबल्स को. तो सर्टेनली कुछ कम हुआ है, लेकिन आप तो जानते हैं कि लॉ तो बनने से ही सारा काम होगा नहीं. जैसे मर्डर करना क्राइम है, लेकिन मर्डर तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लूट मार, बैंक रॉबरी क्राइम है, लेकिन लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अपराध हो रहे हैं. कानून बनने से ही सारा नहीं होगा, बट अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी, तो इस चीजों से कम होगा. ठीक है बच्चे, क्वेश्चन लिखो. डिस्कस द रेमेडियल मेजर्स टू कंट्रोल द आइडिया ऑफ रीजनलिज्म. Discuss the remedial measures to control the idea of regionalism, or what are the constitutional and non-constitutional method by which the problem of communalism measures
by which the idea of regionalism can be reduced. आपको 200 वर्ड्स में लिखने हैं ये सब, जितना आपने डिस्कशन किया है क्वेश्चन, राइट? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक्स जो आज पढ़ेंगे वो है आपका ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक्स हैं और बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है ग्लोबलाइजेशन। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक्स भी है, बहुत सारे इश्यूज है इसमें। ग्लोबलाइजेशन संडे को तो ऑफ रहेगा ना? ग्लोबलाइजेशन, राइट? आप तो जानते हो, आप पूछो। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में फर्क क्या है? मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जहां तक बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन 1980s के बाद हो रहा है, 80s में 90s में, ये एक लेटेस्ट फिनोमेना है। ग्लोबलाइजेशन मेनली इकोनॉमिक बेस पे था, लेकिन उसका इम्पैक्ट सोशल और कल्चरल भी हुआ। जैसे जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर ज़्यादा है, स्ट्रेस दिया गया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उसकी शर्तों को इम्पोज किया गया या कंट्री विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इवन इंटीग्रेशन ऑफ वन पीपुल टू अदर पीपुल। मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कुछ पॉइंट पे सिमिलर है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो एंगल है वो ज़्यादा इकोनॉमिक है। ऑल्दो इसका साइड इफेक्ट में कल्चर वगैरह पे आया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन मेनली इकोनॉमिकल एंगल पर ही ज़्यादा उसको डिस्कस किया गया है। अब जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन में इकोनॉमिक एंगल कम है, उसमें ज़्यादातर रैशनल थिंकिंग, उसके बाद डेमोक्रेसी, ह्यूमन वैल्यूज, रिफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, थॉट प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। मतलब वो मॉडर्नाइजेशन इंटेलेक्चुअल है, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ये प्योरली मार्केट बेस है, प्योरली इकोनॉमिक बेस है, राइट? मॉडर्नाइजेशन आपका विजुअल कम है, और ग्लोबलाइजेशन अगर मैं मानता हूं कि ग्लोबलाइजेशन विजुअल बहुत ज़्यादा है। ग्लोबलाइजेशन में आज हम ये कह सकते हैं कि KFC का, चाहे आपका पिज्जा बर्गर का, मैकडोनल्ड का यहाँ आना इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जब हम आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वुमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं, दिस इज द मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, राइट है? सो एकेडमिकली मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा रिच है और ये इकोनॉमिकल है, राइट? हालांकि इसमें न्यू आइडियाज हैं, लेकिन जहां तक हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं उसमें इकोनॉमिकल एंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। कनेक्शन ऑफ वन इकोनॉमी विद द अनदर इकोनॉमी, कनेक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्री, राइट? ग्लोबलाइजेशन एक रिसेंट फिनोमेना है, मॉडर्नाइजेशन उससे थोड़ा पुराना है, ठीक? अब देखो, ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन देखिए बच्चे,
ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, हर स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से डिफाइन तो किया है, लेकिन मोटे तौर पे ब्रॉडली ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्री. Initially it was an economical point of view, integration of one economy with the other economy. Later on it also connected to the social, cultural, educational. So economic alone was not a criteria of integration. Other cultural aspect, social aspect, political aspect also connected to that. बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको अपने हिसाब से डिफाइन किया, जैसे एनाटोनी गिडिंग्स ने जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट दिया वो इंटीग्रेशन की बात कह रहे हैं, वो आपका विलेज, ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं. वॉल स्ट्रेन ने एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया था जो आपका एनालिसिस है इकोनॉमिकल और कैपिटलिज्म वर्ल्ड का, उसमें भी उन्होंने वर्ल्ड इंटीग्रेशन की बात करी है. तो बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया है. मैं उस डेफिनेशन पे अभी नहीं जाना चाहता, मैं आपको लिखवा भी दूंगा जो आपके सिलेबस में है, ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. राइट, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, साइंस एंड टेक पे क्या इम्पैक्ट हुआ. राइट, सो ग्लोबलाइजेशन इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द modernization, idea of modern thoughts and culture as well. Globalization is also a product of Western country, right? But it was focused on initially on economical angle. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो आपने देखा होगा वर्ल्ड में कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म चला, राइट. लेकिन वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया WW2, तो वर्ल्ड एरिना में एक कंसेप्ट आया कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी. जब यूएसएसआर फॉल कर गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, तो पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि कैपिटलिज्म बिकम विक्टोरियस. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सोल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म कैन एलोन सर्वाइव. उसी के साथ टर्म जुड़ा वाशिंगटन कॉन्सेंसस. अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री ने एक नया फेनोमेना डेवलप करके लाया जिसको आप नियो कॉलोनिज्म या आपका ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हो. हालांकि ग्लोबलाइजेशन से कुछ फ़ायदे भी हैं, इसका सिर्फ नेगेटिव एंगल नहीं है. ग्लोबलाइजेशन से ये बात तो सही है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा बेनिफिट एडवांस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ने लिया. इन जनरल टर्म कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका लाइक यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूरोप में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ. और डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया जैसे कंट्री रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर बन गए और मार्केट फॉर प्रोडक्ट गुड हुआ. डिस्पाइट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल. किसी भी आपका थ्योरी का, किसी फिलॉसफी का पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट होता है. सो ग्लोबलाइजेशन से कुछ पॉजिटिव भी हुआ, कुछ नेगेटिव भी हुआ, राइट. हम करेंगे उस पर एनालिसिस. और ग्लोबलाइजेशन का हमारे हर एक सेक्टर पे प्रभाव पड़ा. सोशल सेक्टर पे, एजुकेशन पे, कल्चर पे, फैमिली पे, मैरिज पे, वुमेन इश्यूज के ऊपर, राइट है, यूथ के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा. इसको एनालाइज करने से पहले हमें ये जानना है कि इसके थ्री पिलर्स है. देयर आर द थ्री पिलर ऑफ ग्लोबलाइजेशन: IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. Globalization initially, I told you, it's a economical integrations, right? Later on, it's converted to different sphere. One country have to be integrated with other countries, right? Free flow of goods must come, technology should come, and the country economy must convert it according to the market-based economy. अब ग्लोबलाइजेशन का यह प्रभाव पड़ा भारत में कि फॉरेन कंपनी के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो भी भारत के गांव तक, रिमोटेस्ट कॉर्नर तक पहुंचने लगा, राइट है. भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, शॉपिंग सेंटर, मॉल वगैरह खुले, कम्युनिकेशन का विकास हुआ, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. अभी आप देखेंगे भारत में मोबाइल का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट है. ये भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है. लैपटॉप, आईपैड, राइट, ये भी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स हैं. ग्लोबलाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हुई, हमें कंपटीशन आया, इंटरनेशनल कंपटीशन, एक कट थ्रोट कंपटीशन आया, राइट. ग्लोबलाइजेशन से अगर हम कुछ और भी एंगल देखें तो लोगों की जॉब प्रॉस्पेरिटी बढ़ा है, लोगों को जॉब के मौके मिले हैं. बहुत सारे MNCs भारत में
आके वर्क कर रहे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा है, राइट। इसी तरह कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हम देखते हैं, जैसे मैकडोनल्ड जो पिज्जा बर्गर आप देखते हो, या KFC, ऐसे ब्रांड, अमेरिका के ब्रांड्स भारत में बहुत आसानी से रिमोटेस्ट एरिया तक पहुंचा है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, या फास्ट फूड का एक टेस्ट दे रहा है, साथ में ये हमारे देश की इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत बूस्ट कर रहा है। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा रुपया यहाँ से अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी को भी कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे सिविल एविएशन सेक्टर में आज विस्तारा कंपनी है, आज टाटा खरीदा, लेकिन वो यूके की कंपनी है। एयर एशिया का एग्जांपल देखो, टाटा का परसेंटेज है, साथ में कतर एयरलाइंस, बहुत सारे एयरलाइंस फॉरेन कंपनी के हैं। भारत में जो रोड बनाए जाते हैं वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है, जर्मनी, जापान इनका है। आज बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से चल रहा है, राइट। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो जापान हमें बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं देते, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम हो रहा है, राइट। एजुकेशन में आपने देखा होगा, अमेरिका के साथ हमने एग्रीमेंट किया, तो अब जो है नॉलेज बेस इकोनॉमी के साथ साथ एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत में बनने के लिए जा रहा है। इसी तरह अगर हम डिफेंस में कॉपरेशन देखते हैं तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू फ्रांस, जर्मनी, बड़े सारे प्रोडक्ट, इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी फॉरेन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जा रहे हैं, राफेल आ रहा है, भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, राइट। छोटे छोटे कॉस्मेटिक आइटम्स आ रहे हैं, महिलाओं के कॉस्मेटिक आइटम, राइट। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, जैसे आपके पास लैक्मी, रेवलॉन ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, राइट है। शॉपिंग सेंटर, मॉल खुले हैं गांव एरियाज में। फिर हम देखते हैं ड्रिंक्स का कल्चर बढ़ा, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, चाहे वाइन का भी कल्चर बहुत ज़्यादा, चाहे इवन लिक्विड वगैरह का कल्चर, राइट। मल्टीप्लेक्स का कल्चर, राइट। इससे हमारा सोशल लाइफ भी कुछ हद तक इम्पैक्टेड हुआ है। जैसे आज अगर हम लेबर मार्केट देखें तो लेबर लॉ भी कुछ नए नए लेबर लॉज आए हैं, लेबर लॉ में रिफॉर्म हुआ है, रेम्यूनरेशन बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है। अब जैसे कॉल सेंटर वगैरह है, नाइट शिफ्टिंग में जॉब हो रहा है, महिलाओं की जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा है, लेकिन महिलाओं को रात को जो है काम करना पड़ रहा है, राइट। उसके साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो ये भी एक कल्चर है। साथ में आजकल हम क्या देखते हैं कि वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, 31st, हमारा कल्चर कहीं ना कहीं सिंक कर रहा है और वेस्ट का कल्चर डोमिनेट कर रहा है, राइट है। हिंदुस्तान में लोगों में कंज्यूमरिज्म का आइडिया बढ़ा है, कंज्यूमरिज्म, भोगवाद। पहले हम लोग कंज्यूमरिज्म में नहीं थे, पहले हमारा क्या था, स्पिरिचुअलिज्म में था। इंडियन पीपल वाज स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। भारत में आप देखोगे ज्यादातर था काम, अर्थ, मोक्षा, राइट है, पुरुषार्थ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति कम है, सब मनी की प्राप्ति में लगा हुआ है, राइट है। कंज्यूमरिज्म का जो है आइटम बढ़ा है, हर टाइप का जो है प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ा है, बीपी की समस्याएं बढ़ रही हैं, साथ में आप देखो हार्ट स्ट्रोक की समस्या बढ़ी है। आजकल तो यूथ एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, वही बंदा क्लीन बोल्ड हो जा रहा है, राइट। ये भी चक्कर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। फिटनेस बनाने गए, वहीं साफ हो गए, राइट। साथ में हम क्या देखते हैं, जो अभी डोमेस्टिक वायलेंस का ही मामला बढ़ रहा है, राइट। अभी तो बड़े सारे ऐप्स आ गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन रहा है, लिव इन रिलेशन का कंसेप्ट हो गया, ट्रांसजेंडर की चीजें हैं। तो ये सब एक डस्ट प्रोडक्ट है जो ग्लोबलाइजेशन के साथ आया, राइट है। साथ में आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग के भी रैकेट्स घूम रहे हैं, कॉल गर्ल के रैकेट घूम रहे हैं, लोगों की पॉकेट मारी, साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा है। पहले साइबर फ्रॉड नहीं था, आजकल हर दूसरा तीसरे बंदे को बोलता आपका लॉटरी लग गया है, आप हमको KYC अप टू डेट करो, अकाउंट नंबर दो, व्हाट्सएप से कॉल करो, इसमें पता चला पैसा गायब। बोलते आपके अकाउंट में कुछ पैसा डालेंगे, पैसा डालना क्या, जो अकाउंट में वो भी लेके चला जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें साइबर रिलेटेड फ्रॉड आया। साइबर लॉ एक नया चैप्टर खुल गया, साइबर लॉ। पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले चैप्टर नहीं होता था कि साइबर लॉ भी पढ़ रहा है ना, अब साइबर लॉ करके साइबर क्राइम को पढ़ा जा रहा है, राइट। फिर हम क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप को और बढ़ाया भी है। पूछो क्यों, ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपनी आजकल शर्तें लगा रहे हैं, राइट। नो पे नो वर्क,
पहले क्या होता था, नौकरी का मतलब हुआ कि काम धंधा हो ना हो पैसा मिलेगा, राइट। अब नहीं होगा, जिस दिन जाओगे उस दिन पैसा मिलेगा। दिहाड़ी मजदूर का कल्चर बढ़ गया है ना। साथ में हम क्या देखते हैं, महिलाओं का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कुछ हद तक, एम्प्लॉयमेंट आया। एम्प्लॉयमेंट किसके लिए आया, जो टेक्निकली इक्विप्ड है। आज कंप्यूटर आ गया, 10 अकाउंटेंट का काम हो रहा है। पहले मुनीम जी होते थे, खाता वगैरह लिखते थे, आजकल अकाउंटेंट भी गायब हो गया, सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, राइट। ये सारी चीजें हो गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। और 50 ईयर, 45 ईयर, 60 ईयर के बंदे को कोई रिक्रूट ही नहीं करना चाह रहा है। सभी चाह रहा है 15 ईयर से 35 ईयर तक काम करने वाला कल्चर। 40-45 में कॉल सेंटर में गायब हो जा रहे बंदे। सबको यंग ब्लड चाहिए, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, राइट। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा पार्ट जो है बेरोजगार हो रहे हैं। फास्ट फूड का कल्चर बढ़ गया, आप देख ही रहे हो। फॉरेन प्रोडक्ट्स मार्केट में घूम रहे हैं। आपने जो भी आइटम पहने हो उसमें भी फॉरेन है। ये जो घड़ी देख रहे हो, स्मार्ट वॉचेज, ये पूमा के शूज, रिबॉक, राडो वॉचेज, फॉसिल्स के वॉचेज, राइट, लिवाइस जीन्स, ये सब क्या है, फॉरेन कल्चर है, राइट। आपको जान के हैरानी होगी कि जो कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, पेप्सी, थम्स अप वगैरह, उसमें जो ऐड आता है, अगर उस ऐड को भी उसमें जोड़ दिया जाए जिसमें कटरीना कैफ या सलमान खान उड़ रहा है, पकड़ तपोद है ना, उसमें 1 रुपये से कम का कॉस्ट है और हम उसको 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे रहे हैं। आप देखो कोको कोला या मान लीजिए पेप्सी या ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कितना ह्यूज पैसा लेके जा रहा है। आज KFC में आप जाओ, वो कितना कॉस्टली है। आप मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा, उसमें है क्या, 200, 250, 300, 400 दे रहे हो। आप अपने नियर डियर को देंगे, बड़ा खुश होगा, फ्रेंड्स खुश, अच्छा पिज़्ज़ा मैकडोनल्ड दे रहा है ना, लेकिन वो आपको पीछे से पॉकेट में लूट रहे हैं, है ना, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि क्या हो गया है, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमरिज्म, राइट। तो धीरे धीरे हमारा सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कुछ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी है। आज कट थ्रोट कंपटीशन हो गया, प्राइवेट कंपनी में भी VRS दे रहे हैं, बंदा थोड़ा सा इधर हुआ निकाल दो। गेटिंग माई पॉइंट। सो ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन का हमारे समाज के बहुत सारे सेक्टर्स में उसका एक मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है। सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल, बहुत सारे प्रभाव उसके पड़ रहे हैं, राइट। आज आप काउंट नहीं कर सकते हो, पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज पता नहीं हजारों कंपनी यहाँ काम कर रही है, राइट है, हजारों कंपनी। भारत का रिसोर्स या भारत का पैसा फॉरेन में भी जा रहा है। अच्छा, कुछ अच्छे अच्छे टैलेंटेड डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अब्रॉड चले जा रहे हैं, वो चाहते कि यहाँ काम ही नहीं करें। अभी तो कुछ लोगों को कनाडा का भी चस्का लगा हुआ है, कुछ नॉर्मल है वो भागता कनाडा चले जाओ, ठीक है। जो बंदा इधर उधर घूम रहा है वो तक कनाडा ही चलो, राइट है। जो अच्छे टेक्नीशियन है, डॉक्टर्स है, बोलता अमेरिका चलते हैं, लंदन चलते हैं, हाँ फिनलैंड चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। तो हर एक बंदा एक तरह से जो है देश छोड़ने के मूड में है, जिसको अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही है। और सरकार किसको जॉब देगा, गवर्नमेंट किसको जॉब देगा, राइट है। साथ में जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे पेटी कैपिटलिस्ट है, जो स्मॉल ट्रेडर वगैरह हैं, उनकी बहुत नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हर सेक्टर में FDI हो रहा है, राइट है। इंश्योरेंस सेक्टर हो, इवन रिटेल सेक्टर, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको भी रिटेल सेक्टर में देने की बात है। जो फेरी वाले, पूंचे वाले, वो भी खत्म हो जाए, राइट। सो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने एक डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। इन लोगों का क्या सिस्टम होता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह पैसा आपको देंगे, 20 ईयर्स और 30 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपसे निकालेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह का एक सिस्टम हम देखते हैं। सो आपको ग्लोबलाइजेशन पे थोड़ा राइटिंग भी करनी है, ओके। समझ लो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इम्पैक्ट रफली कुछ बता पाओगे, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिख रहा है। आज अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो सबके पॉकेट में फ़ोन नहीं होता, सबके पास iPad नहीं होता, सबके पास लैपटॉप नहीं होता। पहले क्या होता था, ढक्कन वाला फ़ोन यूज़ करता था, एक घर में हुआ 4 लोग यूज़ करते थे, भाई आपका फ़ोन आ रहा है, आपसे बात करना है। अब क्या हो रहा है, सबके पास फ़ोन है। क्लास में भी हो तो मोबाइल में मैसेज कर रहे हैं, क्लास में भी हो तो मैसेज रिस्पॉन्स लिया जा रहा है। दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द टेक्नोलॉजी,
लेकिन पहले हम वेट करते थे, सुबह को कॉल आएगा, शाम को पापा का कॉल आएगा, हम लोग वेट करते हैं, शाम को मामा का कॉल आएगा, बात करेंगे, हमारे रिलेटिव का कॉल आएगा, हमको वहाँ जाना है। अब क्या है, 2 मिनट भी नहीं लगा, निकाला, मैसेज कर दिया, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, है ना, मैं होटल्स में हूँ, बाद में बात करते हैं, मैं पार्टी में हूँ, राइट। तो ये भी टेक्नोलॉजी है। SMS हो रहा है, व्हाट्सअप तो बहुत रिसेंट आया है, राइट। तो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन ने कुछ चीजों को तो इजी किया है, कुछ चीजों को थोड़ा सा टफ कर दिया है। अब जॉब लेना उतना आसान नहीं रह गया, है ना, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। जो अच्छा कॉम्पिटिटर है वही सर्वाइव कर सकता है, जो ढीले बंदे हैं पढ़ाई लिखाई में, उसके हालात बहुत बुरे होंगे, है ना। सो कट थ्रोट कंपटीशन का कल्चर आ गया। लिखिए ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे डिजीजेज भी आए, जैसे कोविड एक एग्जांपल है। कोविड पेंडेमिक अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, चाइना से कहां से हम लेके आए हैं, है ना, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। अभी एक और वायरल फ्लू चला है, रेडिश आई होना, चेहरा होना बच्चों में, है ना। स्वाइन फ्लू भी कुछ दिन पहले चला था, एक एंथ्रेक्स चला था, ऐसे ऐसे क्राइम, ऐसे ऐसे डिजीज, सब भी ग्लोबलाइजेशन है। हाँ हाँ, हाँ, ग्लोबलाइजेशन से ये भी हो रहा है कि हम फॉरेन कंट्री में व्हाट्सएप कॉल या कुछ कॉल के थ्रू बात भी कर पा रहे हैं, और हमारे फ्रेंड भी फॉरेन के होते हैं। कुछ लोगों के तो कनाडा के, अमेरिका के दोस्त भी होते हैं जिससे लोग बात करते हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है ना। अब इंटर कंट्री मैरिज भी होने लग गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान, अमेरिका इंडिया, है ना। तो फायदा भी है, नुकसान भी ग्लोबलाइजेशन का। लिखिए ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ increased interaction and integration among people, comma, business and governments, integration among people, business and government around the world. I'm repeating, globalization is the process of increased interaction and integration among people, business and government around the world. Full stop. In simple term, it referred to the process. It referred to the process by which the world is becoming more interconnected as a result of significantly increased trade, and cultural exchange. Globalization has increased the production of goods and service. The globalization has accelerated dramatically since last half a century. Has accelerated dramatically in the last half of century.
लिखिए, फॉलोइंग आर द सेवरल फैक्टर ऑब्लिक रीजन, REASONS, रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या वजह है, रीजन क्या है? फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे? टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, rapid improvement in technology has been one of the major factor that has stimulated the globalization, that has stimulated the globalization process. Stimulate मतलब इंक्रीज करना, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल द पास्ट 50 years have seen, past 50 years, 50 साल, 50 years have seen several improvements in transportation and communication technology. Full stop. Transportation And communication technology. This has made much faster delivery of goods across long distance possible at lower cost. Long distance possible at lower cost. Para change. Improved in transportation. Next point है improved in transportation. The improvement in transportation facility led to quick movement of goods and people across the globe. Goods and people across the globe. For example, air and water transportation. For example, air and water transportation. The cost of transporting goods between countries has increased. The cost of transporting goods between country has decreased and increased. The cost of transporting cost between the country has decreased due to क्या लिखे हो एक मिनट, कॉस्ट डिक्रीज हो गया ड्यू टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन, कॉस्ट डिक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ,
राइट है, लेकिन कॉस्ट थोड़ा डिक्रीज हो गया ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय लार्ज कार्गो शिप, ट्रांसपोर्टेशन बाय लार्ज कार्गो शिप्स। इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और बड़े बड़े डोमेस्टिक जो सेंटर है, वेयर हाउस वगैरह डेवलप हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट थोड़ा कम हुआ है, राइट है। फिर लिखिए, एक मिनट, ठीक है, करेक्ट कर लो आप। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, TRAD, हाँ थर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, organization like the World Trade Organization, organization like WTO promote free trade between countries, which help to remove barrier between country. This mean that goods can be goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up imported and exported easily, and also foreign company could set up factory and office here. Office here, HERE here. This also promote financial movement across border. For example, FDI, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट। फिर होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज, पैरा चेंज कर दो। इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या मीन ऑफ कम्युनिकेशन करो, इंप्रूवमेंट ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। The internet and mobile technology have allowed greater communication between people in different countries. This has facilitated between different countries, between the people in different countries.
This has facilitated the expansion of MNCs by MNCs, multinational corporation या companies, by outsourcing their business and projects to other country, business and project to other countries without the physical presence. फॉर एग्जाम्पल बीपीओ का नाम सुने हो ना? हाँ, विदाउट फिजिकल प्रेजेंस बीपीओ. मैंने कहा टू अदर कंट्री विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस. फॉर एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस इन बीपीओ. लेबर, नेक्स्ट पॉइंट चेंज, पैराग्राफ चेंज. लेबर अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स. लिखिए द कंट्री, लेबर अवेलेबिलिटी एंड स्किल. द कंट्री सच एज इंडिया हैज अ लोअर लेबर cost and also high skill levels. High skill levels, LEVELS, levels. Labor intensive industries such as clothing can take advantage of intensive industries such as clothing can take advantage of cheaper labor cost and reduce legal restriction in LDC countries. LDC country. Least developed. LDC, least developed countries. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. ग्रोथ ऑफ MNCs. Growth of MNCs. Due to the above factors, many business setting up or buying operator in other countries. Many company investing to the other country. For example, US फास्ट फूड चेन ऑब्लिक दे देना MNC, अदर कंट्रीज, अदर गवर्नमेंट. अब देखिए फॉर एग्जांपल US फास्ट फूड कंपनी और MNC, क्या नाम बोलोगे? मैकडोनाल्ड. उसी का दे दो नाम, मैकडोनाल्ड. हाँ, चेन और कंपनीज ऑब्लिक कर दो. जो एक MNC है, क्या नाम है? मैकडोनाल्ड, जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, आप जैसे यूथ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके रखा है, राइट? है ना? इट्स ट्रू, मैकडोनाल्ड, राइट?
आप जानते हो इसमें 35,000 रेस्टोरेंट है अक्रॉस 121 कंट्री। आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस चेन होगा। आप और हम जैसे लोग एग्जाम पास करने में लगे हुए हैं, राइट है, या हम लोग टीचिंग में, आप लोग पढ़ने के एग्जाम में हैं, और इसने 121 कंट्री, ज़्यादा, मैं 1 साल पहले की डेटा की बात कह रहा हूँ, 121 देशों में इसका रेस्टोरेंट और प्रोडक्ट चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ जायंट दे आर, हाउ दे आर अर्निंग प्रॉफिट। 121 कंट्री, मोर देन 35,000 रेस्टोरेंट। यहाँ 1-2 रेस्टोरेंट चलाना टफ हो रहा है, 35,000। इसी तरह वॉरेन बफेट था जिसका आउटलेट का चेन बहुत ज्यादा, रिटेल सेक्टर का, राइट। तो इस तरह से ये चल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज काउंट, लिखिए, रिजल्टेड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्टेड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ग्लोबलाइजेशन बूस्ट ट्रेड and raise living standard. Globalization boost trade and raise living standard. Globalization boost trade and raise living standard. Living standard. It intensify competition within the domestic product, comma, capital and labor market, फिर कॉमा दे दीजिए, as well as between nation adopting various trade and investment, nation adopting various trade and investment strategy. ठीक है, अब देखो, डोंट राइट, याद रखना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग क्या करता है, एक ह्यूज कंपटीशन हो गया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, राइट। अब देखो, अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा है तो घर तक होम डिलीवरी हो रहा है। अभी फ्लिपकार्ट देख रहे हो, अमेजॉन देख रहे हो, ये सब भी बहुत बड़ा जाइंट है। आप यहां बैठे हैं, आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट आ गया, आप शाम को कुछ खाना चाहते हो, बटर चिकन, कुछ XYZ, पिज्जा, बर्गर, आप नॉक करो, सामने बंदा रेडी है, राइट है। ये चीजें 15 साल 20 साल पहले नहीं था। देखो कितना ज्यादा इनोवेटिव माइंड्स हैं, राइट है। अभी क्लोथ आ रहे हैं ऑनलाइन, फूड आइटम आ रहा है, स्विगी कर दो, कहानी खत्म हो गया, राइट है। आपको बनाने का झंझट नहीं है, राइट। और उसके लिए आप एक्स्ट्रा सर्विस भी खुशी दे रहे हैं, हैप्पी बिल भी दे रहे हैं, उसको आराम से पे भी कर रहे हैं, यू फील गुड, ठीक है। अरे 50 रुपया ले ही लिया तो क्या हुआ, बंदा लेके तो दिया पिज्जा हमको लाके, यू फील गुड, राइट। अब वो सोचे कैसे चल रहा है बिजनेस, अच्छी बात है। कुछ लोग बेरोजगार जो घूम रहे थे, दिहाड़ी मजदूर, उसको काम भी मिल रहा है, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, राइट। सो MNC ने ये सब काम किया, ये कंपटीशन को बढ़ाया। आपको अब शोरूम में जाने की जरूरत नहीं है, शोरूम का कॉस्ट भी बच गया, लाइट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन आपके घर तक पहुंच रहा है। अभी मोर और लेस सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन चल रहे हैं, अब कुछ चीजें ही बाकी है जो ऑनलाइन नहीं है। अब माँ बाप भी ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है। अब भगवान भी ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं, यू नो दैट, ऑनलाइन दर्शन हो रहा है, डॉक्टर मिल रहे हैं ऑनलाइन, बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन शादी होना, बीबी होना, ये सब भी हो रहा है। गर्लफ्रेंड बनना ऑनलाइन तो पुरानी बात हो गई, हो सब ऑनलाइन, पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखो इससे एफिशिएंसी बढ़ा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, राइजिंग द कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड बढ़ता जा रहा है, दिन बाय दिन
over the time consumers demand is increasing. The consumer goods industry has expanded as a result of globalization. In contrast to the past, comma, when there were just a few producers, comma, we now have a wide variety of product. Now we have a wide variety of product. WIDE, wide varieties of product to choose from. हमारे पास बहुत आइटम है, इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत है ना। जैसे दिखता है कि अमेजन कम पैसा ले रहा है तो वहां चले जाते हो, कहीं दिखता है फ्लिपकार्ट ज्यादा लग रहा है तो वहां ड्रॉप कर देते हो, ना इसको फ्लिपकार्ट पर नहीं करना है, इसको अमेजन पे करना है, राइट है, जबकि सेम टाइप की फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, ग्लोबलाइजेशन एंड इट एसोसिएटेड, ग्लोबलाइजेशन, इनफैक्ट लिखो ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, ये लाइन लिखो, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड the choice and demand of consumer even it has changed lifestyle, consumer activity, etc. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया है। अब लिखिए इंपैक्ट में आइए, बहुत सारे एरियाज पे इंपैक्ट है। पहला लिखो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। पूछिए। लाइफ स्टाइल, कंज्यूमिंग हैबिट, आपका कंजम्पशन का जो हैबिट है वो भी आपको चेंज कर दिया है, राइट है, ठीक है। अब लिखिए इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। हमारा सोसाइटी का भी एंगल है, 2-4 पॉइंट हम जो है आपका इकोनॉमी पे देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे सोसाइटी पे क्या है, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेबर मार्केट पे क्या लिखा। अब लिखिए ग्लोबलाइजेशन हैज अ फॉलोइंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन हैज अ फॉलोइंग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। लिखिए इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, कॉमा, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट 5-year data, from last 5-year data, we can conclude that India's foreign trade has increased drastically. India's foreign trade had increased drastically. Para change, next point, increase in foreign investment, increase in foreign investment, लिखिए as a consequence of globalization, as a consequence of globalization, comma, foreign investment policy, आप ब्रैकेट पर लिख सकते हो NEP 1991 ऑनवर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी
NEP. We see FDI has increased drastically. Foreign investment, we see it has increased drastically. 91 के बाद भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, और ये जानते हो मिलियन से बिलियन होते होते अब ट्रिलियन में भी जाएगा। मोदी जी वैसे बोलते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट है। सो हमारा इंक्रीज हो रहा है, मैं इस पे ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, पॉइंट ही दे रहा हूं आपको, इंक्रीज हो रहा है। देन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत का फॉरेन इंक्रीज रिजर्व 10,000 टाइम बढ़ा है सिंस 90 ऑनवर्ड। फॉरेन एक्सचेंज सिंस 99 onwards, since 99 onward, foreign exchange reserve has increased 10 times in India. Even other countries foreign exchange also increased. Even other countries foreign exchange has also increased. यूएसए का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यूएसए, फ्रांस, इनकी भी बढ़ी है, बट इंडिया का भी बहुत बड़ा है, राइट। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, इंक्रीज इन द फॉरेन कोलैबोरेशन। इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड collaboration of foreign companies with globalization has promoted collaboration of foreign companies with many Indian companies like Vistara, एयर एशिया, मारुति सुजुकी, अब तो बंद हो गया, महिंद्रा रिनॉल्ट, RENAULT, महिंद्रा रिनॉल्ट, ब्रह्मोस एटसेट्रा। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। Globalization has expanded the size of market. It has permitted Indian business unit to expand their business, Indian business unit to expand their business in whole world. Now MNC have no national boundary. MNC have no national boundary. Indian company like Tata Consultancy, TCS, Wipro, 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 Infosys, Adani, Reliance are doing business in other country. देखो जिस तरह फॉरेन कंपनी बाहर इंडिया में आ रही है, इसी तरह यहाँ की कंपनी भी बाहर जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। बहुत सारी कंपनी जो आपके पास है, आसपास है, आपका प्रोडक्ट है, आप उसकी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, उसी तरह भारत की भी कंपनी जा रही है फॉरेन में। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड द technical collaboration
with foreign country, and it improved the technology. Technical cooperation of foreign company and it has improved the technology. देखो गवर्नमेंट अब दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर, जैसे ब्रह्मोस में हमने कोलैबोरेट किया, अब जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में फ्रांस के साथ करेक्ट कर रहे हैं, साथ में R&D के ऊपर रिसर्च बढ़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सरकारें ज़्यादा खर्च कर रही हैं, R&D का भी प्रोजेक्ट है, साथ में जो फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया आ रहे हैं वो जो है आपका काफ़ी सॉफिस्टिकेटेड है, तो भारत भी उस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, राइट है, तो एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर हो गया। देन लिखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट as a result of globalization, foreign companies are establishing their production. Companies are establishing their production and trading unit in India. Trading units in India. It has increased employment opportunity for Indians. Employment opportunity in India. For example, many Indians are employed in foreign automobile company, are employed in foreign automobile companies, textile chemicals, engineering products, etc. नेक्स्ट पॉइंट, 10 पॉइंट हुआ हो तो मुझे बता देना। रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ड्रेन ड्रेन DRAIN ड्रेन, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन many multinational corporations have as a result of globalization many MNC have set up their business unit in India. Many MNC have set up their business unit in India. Business units in India. These MNCs offer attractive salary package. These MNCs offer attractive salary package and good working condition to effective, skilled Indians looking for work in India. A skilled Indian looking for work in India. It has resulted in brain drain. It has resulted reduce the brain drain. अब भारत के लोग बाहर कम जा रहे हैं अगर उनको अपने घरों में ही अच्छे पैकेज मिल रहा है तो। लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज इंडियाज कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट भारत में कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट, अभी शेयर मार्केट का प्राइस काफ़ी हाई रहता है। आप देखो 20,000 पार हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है भारत की जो शेयर मार्केट कंपनीज है या कोई पोर्टफोलियोज कंपनीज है, वो अमेरिका या दूसरे देशों के साथ दूसरे देशों के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन का हम लॉसेस वगैरह देखें तो आप चाहो तो सुन भी सकते हो या आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ फायदा नहीं हुआ, ग्लोबलाइजेशन से कुछ नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ फायदा ही दिया है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज रिड्यूस डोमेस्टिक मार्केट। नेगेटिव इंपैक्ट में क्या देखते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन हैज reduce the domestic market as well as it has reduced the domestic industry. डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्लोबलाइजेशन ने कम कर दिया, राइट। बिकॉज फॉरेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी बेहतर हैं, राइट। सो फॉरेन प्रोडक्ट्स के मार्केट में आने से लोगों का रुझान जो इंक्लाइनेशन है वो फॉरेन प्रोडक्ट की तरफ गया रैदर दैन कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ। सो फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों का स्ट्रेस ज़्यादा है। इससे क्या हुआ कि लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आइटम है, जो मार्केट है, वो compete नहीं कर पा रहा, उनको कंपटीशन करने में दिक्कत आ रहे हैं और हमारा लोकल जो मार्केट वो भी सिंक कर गया है, कुछ एक सेक्टर में ही है। अगर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेन मार्केट का पकड़ बहुत ज़्यादा है, राइट। देन ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो रिड्यूस या हैज़ ऑल्सो जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन मेनली फोकस ऑन स्किल्ड इंडस्ट्री। जो लोग स्किल्ड है, जो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश स्पोकन है, टेक्निकली वेल हैं, वही जॉब ले पा रहे हैं। दोज आर टेक्निकली इक्विप्ड, दोज आर एजुकेटेड, दे आर गेटिंग द जॉब। एंड जो एमएनसी का पैरामीटर है बड़ा रिजिड पैरामीटर है, वो यंग और यूथ को ही ले रहे हैं, 20 ईयर्स अप टू 30, 40, 45, 50 आते आते उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब है, उनके पास टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब होते हैं जो आपको दिक्कत कर रहा है, राइट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ लेबरर ऑब्लिक वर्कर्स और स्टाफ्स। एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, राइट। उनको रोटेशन सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है, राइट। नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। एमएनसीज के बहुत सारे रिजिड शर्तें होती हैं, आप हमारी कंपनी को छोड़ेंगे तो आपको इतना कंपनसेशन देना होगा, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपके टर्म्स फ्लेक्सिबल जॉब होते हैं, दूसरे वर्क नहीं कर सकते हो। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टाफ एंड एम्प्लॉयर। बहुत सारे एमएनसीज में पैसे का भी कभी कभी लोचा होता है, राइट है, राइट है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, वर्किंग आवर्स या इवन सिक्योरिटी इशू। एक बार तो दिल्ली में कोई कैब में ही कोई घटना घट गई महिला के साथ, राइट है। नाइट शिफ्टिंग में जॉब हो रहे हैं, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी कम है, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई परमानेंट नेचर का नहीं है। जॉब इज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्चुअल, राइट। आज है कल गायब कर देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम उसमें देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। एंड देन द इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन आने से क्या होता है कि इनइक्वालिटी बढ़ा है, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी among the people in society, people in society।
देखो रिसोर्स का कंसंट्रेशन होने लगता है, बड़ी बड़ी एमएनसी ने पूरा रिसोर्स कब्जा कर लिया, राइट। आज भी अगर भारत की इकोनॉमी को आप देखो तो 10 इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास 80% प्रोडक्ट्स या आइटम है। इसी तरह बड़े बड़े कंपनी के पास वर्ल्ड का जो 80% रिसोर्स है 10 to 20 कंपनीज के पास है, और रेस्ट 70-80% पूरी दुनिया फाइट करी है। अगर भारत के रिसोर्स को देखो तो 10 से 15 इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जिसने कब्जा करके रखा है। इससे हैव एंड हैव नॉट के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, इनजस्टिस बढ़ रहा है, और कंपटीशन आप नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें, भारत के बड़े बड़े कंपनीज का एग्जाम्पल देखें, तो आपके पास, आप काउंट करो, आप मॉर्निंग में अगर उठते हो तो टाटा का स्टील चम्मच यूज़ करते हो आप, टाटा, इट्स अ टाटा। आपका जो यूटेंसिल्स है, प्रोडक्ट्स हैं घर में, टाटा है। चाहे इवन आपका एयर कंडीशंस टाटा के, टेलीविज़न में टाटा का, ठीक है, ये प्रोडक्ट टाटा। टाटा का नमक आप ले रहे हो, स्टील टाटा का आप यूज़ करें रेलवे वगैरह में, चाहे घरों में भी। फ्लाइट टाटा का है, कार टाटा का है। अब आइए अंबानी अडानी में आप आ जाओ, क्लोथ रिलायंस वगैरह अंबानी का, मोबाइल अंबानी का, अडानी का ऑयल वगैरह अडानी का, राइट। क्लोथ्स, ऑयल यही हो गया, गैस इन्हीं लोगों का है, सरकार ने भी कुछ अपने पास रखा हुआ है। अब कपड़े वगैरह क्लोथ में आ जाओ, ठीक है, वो भी रिलायंस के साथ है। शूज़ वगैरह फॉरेन ब्रांड के आप यूज़ कर रहे हो, राइट है। ये पूमा जर्मनी का ब्रांड है, नाइकी अमेरिका का ब्रांड है, राइट है। मोबाइल हैंडसेट वगैरह भी कुछ कंपनीज का है, ठीक है। तो आप दिन रात सोते जागते आपका सारा प्रोडक्ट, ये जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं हिंदुस्तान लीवर का, वो भी फॉरेन के साथ कंपनीज के साथ मर्जर है। ये जो शॉपिंग सेंटर, मॉल, ये वेब मॉल, ये सब देख रहे हो, वो भी फॉरेन के साथ और कुछ बिजनेस हाउसेस के साथ कोलैबोरेशन है। तो आपका कुछ है कहाँ? आपके पास जो है सिर्फ रिटेल में पोटैटो, ऑनियन वगैरह, वो भी रिलायंस फ्रेश में जाके मिल रहा है। उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ कि रिटेल सेक्टर में ना आए। आप अगर क्लोजली देखोगे तो आप तो कैपिटलिस्ट के हाथ में पूरी तरह से है, वो पूरी तरह से आप ट्यूनिंग है। आप देखिए आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो उस बड़े कैपिटलिस्ट का नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये समाज के अंदर एक इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे इक्वालिटी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्स हो रहे हैं, राइट है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैड इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, राइट है। बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। देखो, बैड इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैल्यू सिस्टम्स है, उस पर कहीं न कहीं इस एमएनसीज का और इस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कर रहा है। अभी जैसे हम कह रहे थे लेट मैरिज, ये भी थोड़ा है, जरूरत से ज़्यादा लेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? लिव इन रिलेशन का, लिव इन रिलेशन जिसमें आप तरह तरह के अपराध देख रहे हो, इमोरलिटी से लेके खून खराबा तक हो रहा है, राइट। इसके बाद हम क्या देखते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहा है, राइट। उसके बाद महिलाओं के ऊपर क्राइम भी हो रहा है, नाइट शिफ्टिंग में एक्सप्लॉयटेशन या आपका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं ड्रिंक्स का कल्चर बढ़ गया, ड्रिंक्स कल्चर, जो लिक्विड है, ड्रिंक्स का कल्चर, यूथ वगैरह डिफरेंट टाइप के नशा का शिकार हो रहे हैं, या इवन लेट नाइट काम करने के दबाव में, पियर्स ग्रुप के दबाव में, पार्टीज में, होटल में, ड्रिंक्स का कल्चर। ये जितने ब्रांडेड हैं, ये जितने वो भी फॉरेन का आइटम है, वो भी बिजनेस हाउसेस के पास ही हैं। तो ड्रिंक्स कल्चर हो गया, लिव इन रिलेशन कल्चर हुआ। फिर हम क्या देखते हैं? वायलेंस, समाज में वायलेंस और इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, राइट। कंज्यूमरिज्म ज़्यादा हो गया, खाने पीने का टेंडेंसी ज़्यादा हो, जिससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहा है। आप देखो मोटापा, फैटनेस, हार्ट्स रिलेटेड डिजीज या अदर जो है इम्पोर्टेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कोविड आ गया, एक्स हो गया, वाई आ गया, ये चीज़ें कल्चरल डिटोरिएशंस हो रहे हैं। साथ में जो फॉरेन के जो म्यूजिक्स हैं, कल्चर है, पार्टीज है, वो ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। आजकल लोग फोल्क संगीत जो लोकल है वो कम सुन रहा है,
अगेन वही बात, माइकल जैक्सन, मैडोना, शकीरा, ब्रिटनी स्पीयर, ये सब ज़्यादा चल रहा है। हमारा क्लासिकल कल्चर खत्म हो रहा है, राइट। हम कल्चरली मिक्स होते जा रहे हैं। लोगों के पास आजकल मिलने को समय नहीं है। होली, दीपावली, दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स है, व्हाट्सएप का कल्चर हो गया है, राइट है। डाइवोर्स के केसेस बढ़े हैं। आप लास्ट 20 ईयर्स में देखो, डाइवोर्स के केसेस बढ़े। उल्टा मुझे लगता है महिलाओं के ऊपर वायलेंस के मामले भी बढ़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बाद भी। आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिलता है, राइट। तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है, हमारा जो वैल्यूज है, साथ में आजकल हाई हेलो का कल्चर हो गया, नमस्कार प्रणाम, जो हमारा कल्चर होता था बड़ों के साथ, एल्डर्स रिस्पेक्ट, वो चीजें भी नहीं रह रही हैं। हाई हेलो का कल्चर एंड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर गया। क्या हो रहा है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हैज कोलैप्स, राइट। अब क्या आ गया? न्यूक्लिएटेड फैमिली सिस्टम आ रहा है, राइट। लड़का लड़की एक साथ जॉब करना चाहता है, एक ही एमएनसीज में हो तो ठीक है, कुछ दिन हो रहे हैं, उसके बाद फिर डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, राइट है। मार कुटाई के केसेस आ रहे हैं, कोर्ट में जो है तलाक की अर्जी पड़ रही है। तो बड़े बुजुर्गों की बात कम सुनी जा रही है। सो कल्चर आ गया। इससे हमारा जो है यंग ब्लड कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो रहा है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे डेटिंग एप्स भी आ गए हैं, फेसबुक से रिलेटेड क्राइम हो रहा है, इंस्टाग्राम पे रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। अगेन विल कम टू फ्रॉड ज़्यादा बढ़ा है, राइट है। साइबर रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आया है, राइट है। तो ओवरऑल इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ हमें पॉजिटिव ही आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिव भी आ रहा है। नेक्स्ट आप हेडिंग दो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन का भारत के समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब पहले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करेंगे, तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट पे आते हैं। देखो द करेंट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड। द करेंट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड द wave, WAV, waves of globalization has greatly improved the life of women worldwide. Particularly the life of women who are living in developing countries, developing countries. Now women are not in a disadvantageous position. The women participation has increasing in every sphere. Women participation is increasing in every sphere of the life. The women education rights, civil liberty, employment opportunity, health facilities, etc. has been increasing. पैरा चेंज कर दीजिए। The roles of women in India, have been changing and they are now emerging from the past tradition into a new era of
फ्रीडम एंड राइट्स। देखो ये बात सही है, आज महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट भी लाया, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुआ, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे सेवा जैसा एनजीओ काम कर रहा है, राइट। तो महिलाओं के लिए एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है एक सॉफ्ट टारगेट बन रही हैं, राइट। इस पे हम आगे कल डिस्कस करेंगे। नाउ प्लीज रिवाइज, मैं आपसे एक दो सवाल भी करूंगा। क्या बताएंगे आप लोग, क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी में? इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या इम्पैक्ट है, कुछ इम्पैक्ट बता दो। ठीक है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, और राइट, उसके बाद
प्रोग्रेशन हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। कैसे डेवलप हुआ? कोई एग्जाम्पल आप दिखाएंगे एमएनसीज वगैरह का? एफडीआई हुआ और उसके बाद अच्छा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? इज देयर एनी नेगेटिव इम्पैक्ट? क्या सब है? और डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक मार्केट भी हुआ, ठीक है। सोशल लेवल पे क्या सब परिवर्तन हुआ? सोशल लेवल पे, सोशल लेवल पे कोई चेंजेज हुआ है, परिवर्तन हो रहा है? और कुछ? जॉइंट फैमिली सिस्टम कोलैप्स किया। अच्छा, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ रहे हैं? पढ़ना है। अच्छा, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? अगर मैं लेमैन हूँ, इफ आई एम अ लेमैन, हाउ यू विल एक्सप्लेन मी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल तो संडे है ना, फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।